नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तभी हाल-फिलहाल जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आपका 2025 होने वाला है, 12 अक्टूबर को, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, टेस्ट पेपर के माध्यम से। वैसे पता है आपको प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस-1, जीएस-2। जीएस-1 का तो काफ़ी सारे टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, लगभग 15 टेस्ट आपको कराया जा चुका है अभी लेटेस्ट वाला। इसका हम लोग सीसेट वाला पेपर देख रहे थे और ये टेस्ट नंबर हम लोग 13 देख रहे थे पिछला दिन, इसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए सीसेट भी पास करना ज़रूरी होता है और सीसेट में आपको पता ही है हिंदी, अंग्रेजी हो गया। इसके अलावा बात करें तो कम्युनिकेशन हो गया, स्किल हो गया, संप्रेषण वगैरह बोल सकते हैं। साथ-साथ जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। सारे के कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होता है, आप पास कर सकते हैं, बट थोड़ा प्रैक्टिस क्या होता है, ज़रूरी होता है। चलिए ये टेस्ट नंबर तीसरा है और ये हम लोग दृष्टि द विज़न दृष्टि है इसका टेस्ट देख रहे हैं। काफ़ी शानदार सा आपके एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल मैच करता हुआ है। चलिए आज इस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे और जैसे मैं बताया था कि कम से कम एटलीस्ट आपको 5 टेस्ट में सीसेट का प्रैक्टिस करा दूँगा, तो आपको करा दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले-पहले तक। कल हम लोग इससे प्रश्न देख लिए थे, इससे आगे हम लोग को निकलना है। एक कोई प्रश्न था आपका, हाँ, प्रश्न संख्या 49। यहाँ पे मैं किन्हीं का कमेंट मैं अभी देख रहा था, वो सुबह 8 बजे आंसर जो है बता रहे थे और बिल्कुल आप सही बता रहे थे। थोड़ा-सा यहाँ पे जो है एलसीएम निकालने में थोड़ा-सा एरर आ गया, जिसके कारण से आंसर 1 जो है बढ़ के आपका 9 आ गया। तो हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं बताया था एक क्वेश्चन था कि 4 दोस्त हैं एबीसीडी एक वृत्तकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, 7 बजे से एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए जो है 10 मिनट में, बी 12 मिनट में, सी 15 मिनट में, डी 20 मिनट में। अगली बार चारों दोस्त जो है प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे यही पूछा गया था, तो एलसीएम ही निकालना था जस्ट। ठीक है, एलसीएम निकालने में ही थोड़ा-सा माइनर मिस्टेक हो गया और इसके कारण से आंसर आपका 1 घंटा ज़्यादा आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 बचे 10, 2 छक 12, 15 हो गया, 2 दहा के 20, 1 मिनट, इधर क्या कर रहा है भाई? ठीक है, इसके अलावा ये हो जाएगा 5, ये 2 तिये 6, ये 15 एज़ इट इज़ और ये 2 बचे 10। ये फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 3, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। ये फिर जो है 3 से चला जाएगा, 1, 1, 1 और 1। इसका मतलब 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 मिनट आ रहा है। यानी 60 मिनट बाद ये लोग फिर एक बार दोबारा मिलेगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। इसका मतलब ये हुआ 7 बजे ये लोग पहली बार मिलते हैं, अगली बार कब मिलेंगे 8 बजे, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जिनका भी कमेंट था, ठीक है? वैसे कहीं मान लीजिए कोई मिस्टेक वगैरह कहीं दिख जाता है आप लोग को, तो आप लोग बता दिया करेंगे, बाकी हम तो कोशिश करते हैं नहीं वैसा मिस्टेक वगैरह नहीं हो। चलिए तो इतना तक हम लोग प्लस प्रश्न वगैरह हल कर लिए थे। ये 55 नंबर मैं आपको दिया था हल करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सॉल्व करी किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी एक आध जो मैं आपको प्रश्न देता हूँ हल करने के लिए वो हल कर लिए करें, बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंपल है कि 1 है, यहाँ पे हैश है सिंबल में। यहाँ पे कौन-सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे कि आपका 78 बनेगा। फिर नेक्स्ट में कौन-सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं कि 166 बन रहा है। अगले में कौन-सा आप ऑपरेशन कर रहे हैं 97, तो वैसे ही आपको बताना है। आपको पहला तो देखना होगा आखिर। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे है 1, 1 हैश 5 हैश 3 इज़िकल टू है 78। अब देखिए कैसे आया होगा, क्या किए होंगे? मान लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 तिया 15, तो ये तो आता नहीं है, ठीक है? तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस 3 कर देते हैं। क्या बनेगा? 5 3 8 1 9, ठीक है? 9 बन जाएगा। इस केस क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 81, 81, लेकिन यहाँ पे तो 78 है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 3 जाएगा, ठीक है? तभी 78 आ जाएगा।
अब देखिए यही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर अगला में सक्सेसफुल रहा तो हम लोग डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 5 12, 12 1 13, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 169 से 3 माइनस करेंगे तो 166 आ जाएगा। और बिल्कुल हम लोग को दिख रहा है कि 166 यहाँ पे तो दिया हुआ है ही, ठीक है। इसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, पहले जोड़ना है। 7 3 10, 10 2 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। और माइनस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 141, ठीक है। आज थोड़ा सा पेंसिल शायद इरर कर रहा है, बाकी आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न हल हो चुका था। 58 नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहानी दिया गया है 58 में। दिया गया है कि चार जो है, चार समान गोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, एक सरल रेखा में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा गया है। सभी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा। देखिए पहला तो है कि चारों गोला जो है क्या है, समान आकार का है, ठीक है। गोला यानी किसका बात किया जा रहा है, स्फीयर का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए लिख रहा है कि 4 आइडेंटिकल स्फीयर ईच विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन टचिंग ईच अदर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑल स्फीयर टेकन टुगेदर, ठीक है। तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका, आप लोग हल करें, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, चार गोला है, एक दूसरे को स्पर्श भी करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या दिया गया है, आर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यही दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 4 पाई, आर की जगह पे 3 है यानी 3 3 9, यानी ये कितना हो जाएगा, 36 पाई सेंटीमीटर, चुके हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपके पास गोला कितना है, चार है टोटल, हम लोग तो एक का निकाले हैं अभी, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24 और 4 3 12 2 14, 144, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जल्द ही हम लोग डिजिटल बोर्ड के साथ जो है कोशिश करेंगे, कुछ समय बाद आपके साथ काम किया जाएगा, तो आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, ठीक है। ये बोर्ड इशू अगर अभी कर रहा है, आपके लिए बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, आप लोग बस धैर्य बना के थोड़ा सा रखेंगे। अभी थोड़ा हमारे लिए विपरीत परिस्थिति चल रहा है, जैसे कि आप सभी को बता ही चुके हैं, मेडिकल कंडीशन से अभी जूझ रहे हैं। एक बेलन का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई तिगुनी कर दी जाए, त्रिज्या वही रखा जाए, तो आयतन कितना बढ़ जाएगा बताइए, ठीक है। बेलन सब लोग देखे ही होंगे, आज थोड़ा सा ये लिखने में इशू कर रहा है, कोई नहीं। देखिए बेलन कुछ ऐसा ही होता है, इसका कुछ एक रेडियस होता है, और एक देखिए एक इसका एक कुछ हाइट होगा, ठीक है। कह रहा है कि त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई 10 है, अभी मान लेते हैं ऊंचाई इसका 10 है, त्रिज्या जो है 7 है। ऊंचाई को तिगुना करना है, यानी ये जो 10 है इसको क्या कर देना है, 30 कर देना है, और त्रिज्या यही रहेगा, 7 ही रहेगा, ठीक है। तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, ये तो आसान है, मुश्किल है नहीं। पहले जो है बेलन का आयतन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेलन का आयतन होता क्या है, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर एच होता है, कितना होता है, पाई r स्क्वायर एच, यही होता है बेलन का आयतन, ठीक है। पाई का तो पाई है, आर की जगह पे 7 है तो 7 7 49, एच की जगह पे कितना है, 10 है तो 10, यानी मूल देखे अगर ये ओरिजिनल वाला पहला बेलन का क्षेत्रफल, तो ये कितना आ गया, 490 पाई, ठीक है, यही आ गया पहला का, ठीक है। अब ऊंचाई जब तिगुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर एच ही बनेगा। ऊंचाई को क्या करना है, तिगुना, तिगुना यानी ये 10 से कितना हो जाएगा आपका, अब ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। ये नया क्या बन जाएगा आपका, तो नया यहाँ पे आपका बन जाएगा 0 9 3 27 2 और 4 3 12 2 14, ठीक है, पाई।
यानी 1470 पाई। देखिए ओरिजिनल है आपका 490 पाई और जो है नया वाला 1470 पाई आ गया। बस यहाँ से आप डिवाइड कर ले, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। तो 1470 पाई डिवाइड का 490 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो चला गया, ये और ये 3 बार में यानी तीगुना हो जाएगा। देखिए ऐसे कैलकुलेशन आप नहीं करते फिर भी आप सॉल्व कर लेते, क्योंकि रेडियस में तो कोई चेंजेज हो नहीं रहा था। और आप देखेंगे तो यहाँ पे टर्म क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये तो टर्म आपको चेंज हो नहीं रहा था। एच जो है जितना गुना होगा उतना ही गुना बढ़ जाएगा, जाहिर सा बात है। एच जो है तिगुना बढ़ रहा था तो आयतन भी क्या होगा, तिगुना से ही बढ़ जाएगा, तिगुना ही आपका आंसर आया। अगर एच 10 गुना बढ़ता तो आयतन 10 गुना हो जाता। हाँ, अगर आर में परिवर्तन आता तो कहानी कुछ अलग होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आंसर करें आप लोग इसका। लुप्त संख्या ज्ञात कर। देखिए ऐसा प्रश्न मिलता है ना, तुरंत हल होता है, हल करें, नहीं तो क्या करें, इसको कुछ देर के लिए होल्ड कर दे, छोड़ दे, फिर लास्ट में समय बचता है तो किसी सी सेट में आपको टॉप करना नहीं है, आपको सी सेट पास करना है। देखिए यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। अब ऑपरेशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 7 2 9 है, ठीक है। तो आखिर कौन सा ऑपरेशन करके 18 आया है। देखिए 9 दूना 18 अगर करेंगे तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 दूना 16 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 8 है। ये लॉजिक तो फिट बैठेगा नहीं, ठीक है, इसको तो चलिए हटा देते हैं। इसके साथ देखते हैं कुछ ऑपरेशन करके, ठीक है। अच्छा देखिए 7 + 2 9, 9 + 9 18, ठीक है, 18 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 5 + 1 6, 6 + 2 8, बिल्कुल, बस आपका आंसर निकल गया। ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 7, 7 + 3 10, यानी आंसर 10 बनना चाहिए। और 10 ऑप्शन में दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका कोई लॉजिक वगैरह होता नहीं है, ठीक है, कि मैं फिक्स कोई तरीका, सब्ट्रैक्शन आपका, एडिशन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, प्लस माइनस, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आपको आंसर लाना होता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, में जो है लिख रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, उत्तर में दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 15 है, ठीक है, यहाँ 15 है, 6 है, 9 है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है क्या, एक में तो कंप्लीट सीरीज देना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमको ये इनकरेक्ट लग रहा है। देखिए कि यहाँ पे फिल करके देना चाहिए जो भी डिजिट दे, और दूसरा पूछना चाहिए, तभी तो आप इसके आधार पे इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों का दोनों फिल करना है, ये दोनों का एक आंसर आ सकता है क्या, चलिए हम ट्राई करते हैं। अगर दोनों का एक आंसर बने तो अच्छा बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 है, और इसके बाद ये 10 है, और ये 7 8 है। ऐसा काम करते हैं, 14 दहाँ का कितना होता है, 140, ठीक है, 7 8 होता है 56, ठीक है, तो ये आ जाएगा 84, ठीक है। चलो देखिए 15 15 जो है 225 हो जाएगा, 225, 6 9 54, 54 हो गया, 5 में से 4 गया 1, और 1 बन गया, 12 में से 5 गया 7, ये तो 71 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहानी ये हुआ, यहाँ पे अब इसके हिसाब से हम लोग 84 आंसर कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर दे, छोड़ ही दे, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, या क्वेश्चन में कुछ जो है इनकरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देना चाहिए कुछ वैल्यू, तभी तो आप दूसरा इसके आधार पे बना सकते थे। दोनों फिल इन द ब्लैंक है, बाकी इस लॉजिक के हिसाब से 84 आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कुर्सी का मूल कीमत 100 रुपये थी, उस पर 10% जो है छूट थी, 3 महीने बाद उस पर 15% छूट पे बेच दिया गया, कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। कह रहा है कि मूल कीमत कितना है, 100 रुपया,
छूट कितना दिया गया है? 10% का। 3 महीने बाद 15% के छूट पे बेच दिया जाता है। पहले तो उसका मूल कीमत 100 रुपया है, 10% का छूट था उस पे। 3 महीने बाद उसको 15% छूट पे बेचा जाता है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा? मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, 100 रुपये का कुर्सी था पहले आपका, 10% का छूट दिया, इसका मतलब हो गया 90/100। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना का छूट दिया? फिर 15% का छूट दिया, इसका मतलब हो गया 85/100। यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये जो है 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9×5 = 45, 4, 9×8 = 72, 72 4 76/10 यानी 76.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रहा है। ABC का भार 50 किलो है। ठीक है, यदि कह रहा है ए और बी का औसत 40 किलो है, बी और सी का औसत 45 किलो है, बी का भार बताइए क्या होगा? ठीक है, अब देखिए इसमें ए बी सी है। ए बी सी का भार आपको पता है नहीं एग्जैक्ट में है क्या। ठीक है, लेकिन ये टोटल दिया है कि ए बी सी का भार कितना है? 50 है। ठीक है, और वो भी कौन सा? औसत भार है। ए और बी का निकाल रहे हैं तो 40 आ रहा है। ठीक है, देखिए ए बी और सी। ठीक है, आज जो है ना थोड़ा सा हो सकता है लिखने में थोड़ा ये डर जा रहा होगा, इसको आज आप लोग एडजस्ट करेंगे। ये कितना हो गया आपको? 50, ए बी सी का 50 किलो। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये औसत है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है। ए बी सी का भार दिया है, औसत भार लिखना चाहिए अंग्रेजी में। देखिए लिख रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 50 kg। ठीक है, कैसा है? एवरेज वेट है, औसत भार है। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी आर 40 kg and that of B and C be 45 kg, then weight of B is, B का वेट क्या होगा बताइए? ठीक है, देखिए हम लोग एक काम करते हैं, चूंकि ए बी सी का एवरेज वेट है तो हम लोग टोटल वेट निकाल लेते हैं। टोटल एवरेज वेट का मतलब यही हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के आप 3 से डिवाइड किए, ये आया है। ए प्लस बी प्लस सी निकल सकता है क्या? बिल्कुल ही निकल सकता है। ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 150। ये निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 आप लोग एज्यूम कर लें। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस बी का। ए प्लस बी का वेट कितना हो जाएगा? क्योंकि ए प्लस बी का 40 है तो 40 दूना 80, 80 हो गया। आपको निकालना है बी का। अच्छा, बी प्लस सी भी दिया है यहाँ पे। बी प्लस अगर सी का आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आपको बी का निकालना था। ठीक है, क्लियर है? देखिए ए प्लस बी प्लस सी तो यहाँ पे है, इसमें से अगर आप ए प्लस बी अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, या चलिए बी प्लस, यहाँ पे हाँ ए प्लस बी माइनस कर देते हैं तो ए का निकल जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो 1 - 2, ये 150 है या 80 है, क्या आ जाएगा? तो यहाँ से ए प्लस बी माइनस कर देंगे तो सी का वेट कितना आ गया? 180 माइनस 150 माइनस 80 कितना हो गया? 20, 70 हो गया। सी का वेट निकल गया। वैसे ही क्या करते हैं, एक में से घटाते हैं किसको? तो 3 को। एक में से 3 को घटाएंगे तो बी प्लस सी निकल जाएगा। ए का वेट यहाँ से निकल जाएगा 150 माइनस 90 यानी 60 आ जाएगा। ए का वेट कितना हो गया? 60 हो गया। देखिए 7 6 13, ये दोनों का वेट 130 हो गया। टोटल वेट कितना था? 150 था, तो इसका वेट कितना आ जाएगा? बी का 20 kg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा आज लिखने में ही इशू आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किसी संगठन में एक परियोजना प्रबंधन अनौपचारिक माध्यमों पर निर्भरता के कारण विभागों के बीच गलत संचार को नोटिस करता है। देखिए गलत कम्युनिकेशन, गलत हो जाता है।
कौन सा सुधारात्मक उपाय सभी इकाई में संचार की प्रभावशीलता को सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित करेगा? ठीक है, बताइए। अनौपचारिक बैठकों का आवृत्ति बढ़ा दिया जाए, केवल ऊर्ध्वाधर संचार प्रवाह की अनुमति दिया जाए, क्रॉस फंक्शनल संरचित रिपोर्ट प्रोटोकॉल लागू करना, केवल टीम के सदस्यों को संचार जिम्मेवारी सौंपना। बताइए क्या आंसर बनेगा? देखिए, क्रॉस फंक्शनल संरचित रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल लागू करना, यही सही हो जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, तो जो भी ये आपको गलत संचार हुआ उसको कम किया जा सकता है, जवाबदेही और स्पष्टता से उसको बढ़ावा वगैरह मिल सकता है। अगला देखिए, लिख रहा है संघर्ष समाधान प्रक्रिया के दौरान, संघर्ष समाधान प्रक्रिया के दौरान एक मध्यस्थ सक्रिय श्रवण व्याख्या और जो है सारांश जो है तीकरण का उपयोग करता है। इन तकनीकों को किस संचार दृष्टिकोण के अंतर्गत सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? निर्देशात्मक श्रवण, सहानुभूति, सहभागिता, लेन देन संबंधी डिकोडिंग या रणनीतिक वार्ता। सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? सहानुभूतिपूर्ण सहभागिता। लिख रहा है एक नेता निरंतर अपनी टीम सदस्यों को भावनात्मक स्थिति के आधार पर अपनी संचार शैली बदलता है। यह व्यवहार किस जो है पारस्परिक संचार सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, आरोपण है, अनिश्चितता न्यूनीकरण है, संचार समायोजन है, प्रत्याशा उल्लंघन है। तो सही क्या हो जाएगा? संचार समायोजन सिद्धांत। अगला देखिए, मैथमेटिक्स का प्रश्न है। एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां थी। 50% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया है लड़के कितने हैं, 640। ठीक है, तो एक तरफ बॉयज लिख लेते हैं और एक तरफ गर्ल। ठीक है, लड़कों का संख्या है 640, लड़कियों का कितना है 360। ठीक है, बोल रहा है 50% लड़के जो है उत्तीर्ण होते हैं। 50% हो गए, इसका मतलब इसका आधा कर दीजिए, यानी 320 लड़के तो पास हो गए। इसका मतलब फेल कितने हुए हैं? 320 ही लड़के फेल हुए हैं। ठीक है, 80% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई है, तो इसका 80 निकालेंगे तो 80 कितना हो जाएगा? 8/100, 0 0, 8 6 48 और 8 3 24, 24 4 आपको 28। ये हो गया 288 लड़कियां जो है उत्तीर्ण हुई है। इसका मतलब फेल कितनी लड़कियां हुई हैं? ठीक है, फेल कितनी हो जाएंगी? 20% ही, यानी 72 लड़कियां जो है फेल हुई हैं। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। अनुत्तीर्ण है कितने? यही है अनुत्तीर्ण। ठीक है, अनुत्तीर्ण 320 प्लस 72 कितने हो गए? टोटल अनुत्तीर्ण 392 हो गए। टोटल कितने विद्यार्थी थे? तो 640 बॉयज और गर्ल 360, यानी टोटल कितने थे? 1000। ठीक है, इंटू 100, यही आपका आंसर निकल गया। ठीक है, इसका मतलब ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, ये 39.2%। ऑप्शन नंबर डी। इतने लोग क्या हो गए? फेल हो गए ओवरऑल। अगला प्रश्न देखिए, अगला लिख रहा है 2 का पावर दिया है -48, तो एक्स का वैल्यू निकालिए। ठीक है, मुश्किल है नहीं। ठीक है, 2 का पावर दिया है यहाँ पे x+4 माइनस का 48 इक्वल टू क्या दिया है आपका? 2 का पावर x+2। ठीक है, यहाँ आपको x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करें, 2 को एक साइड कर दें। ठीक है, तो बेस सेम होता है तो घात क्या हो जाता है? आपको ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 का पावर x+4। ठीक है, x+4 ही है, और ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 का पावर x+2 इक्वल टू, ये -48 है, इसको राइट साइड में लेके चल जाइए, प्लस का 48 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर x+2 हम लोग क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस का 1 इक्वल टू हो गया 40 का 48। 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, कितना बन गया? 3 बन गया।
ये हो गया 2 का पावर x प्लस 2 और ये 3 आया, 3 को इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी आ गया 2 का पावर x प्लस 2 इक्वल टू, ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी आपका x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ये लिखने में आज कितना तकलीफ हो रहा है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी 2, यानी 2 आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपको, एलिमेंट को 11 कोडित किया जाता है, इंसोमनिया को क्या कोड किया जाएगा। ठीक है, एलिमेंट को 11 लिखा जा रहा है, अब देखना होगा आखिर कैसे 11 लिखा जा रहा है भाई। पहले इंडिविजुअल को ऐड करते हैं, ई को आप किससे डिनोट करते हैं, ई 5वें नंबर पे आता है, प्लस एल, एल 12वें नंबर पे। ठीक है, प्लस ई जो है 5वें नंबर पे, प्लस एम जो है 13 पे, प्लस ई जो है 5 पे, प्लस एन जो है 14 पे, प्लस ई जो है 20 पे। सारे को ऐड करते हैं तो 4 5 9 3 12 12 5 17 2 19 19 5 जो है 24, 2 आ गया, 2 2 1 3 1 4 1 5 2 7 74 आ गया। लेकिन इसको लिखा क्या जा रहा है, 11 लिखा जा रहा है। देखिए क्लियरली दिख रहा है कि 7 प्लस 4 करेंगे तो 11 आ जाएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो इंसोमेनिया है, इंसोमेनिया को क्या करेंगे, इंडिविजुअल को ऐड करें, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आई को क्या लिखते हैं, 9, डिकोड करके 9 पे ही आता है, एन जो है 14, एस 19 पे, प्लस ओ 15 पे, प्लस एम 13 पे, प्लस एन 14, प्लस आई 9, प्लस ए 1। ठीक है, एक पे आ जाएगा। सारे को ऐड करते हैं हम लोग, 9 1 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 5 22, 22 9 हो गया आपका 31, 4 35, 35 और 9 44, 4 आ गया यहाँ पे, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, ये हो गया 94। 94 हो जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा, 9 4 13, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा है कि संकट संचार में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति हितधारकों के साथ विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे अधिक संभावना रखती है। ठीक है, ये आपको बताना है। लिख रहा है कि घबराहट को कम करने के लिए चयनात्मक जानकारी दिया जाए, अधिक आंकड़े उपलब्ध होने तक जिम्मेवारी से बचना, तत्कालिक पारदर्शी अद्यतन देना और आकस्मिक योजना बनाना, और संबंधित सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए जब संकट संचार है, कौन सी सबसे बड़ा हितधारक होगी रणनीति, सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्कालिक पारदर्शी अध्ययन देना और आकस्मिक योजना बनाना। अगला लिख रहा है कि एक टीम लीडर एक कर्मचारी को दृष्टिकोण और मूल्यों को संप्रेषित करने के कहानी कहने का उपयोग करता है। यह विधि किस प्रकार की संचार परिणाम के लिए अधिक प्रभावी है, बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक संप्रेषण। अगला है, जब कोई संगठन बिना फीडबैक तंत्र के केवल टॉप डाउन संचार पर निर्भर करता है, संचार का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावित होता है। जब कोई संगठन बिना फीडबैक तंत्र का केवल टॉप डाउन संचार पर निर्भर करता है, पूर्णता, स्पष्टता, अंत क्रियाशीलता या समयबद्धता, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंत जो है क्रियाशीलता। अगला लिख रहा है, दोहरी विंडो जो है विंडो मॉडल में खुले स्वय को बढ़ावा और अदृश्य स्वय को कम करने का मुख्य आधार है। अनुनय और जोड़ तोड़, दूसरे को फीडबैक प्राप्त करना और स्वय जो है प्रटिकरण करना, ऑप्शन बी ही बन जाएगा। अगला देखिए मैथमेटिक्स का प्रश्न है, ये लिख रहा है 2a इजकल टू 5b इजकल टू 6c है, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड 9c का वैल्यू क्या होगा। प्लीज इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकन है। देखिए यहाँ पे जो आपके प्रश्न में क्लियरली दिया गया है
ये जो 2A है, आज लिखने में काफ़ी कठिनाई हो रही है मेरे को। क्या मैं जो लिखना चाह रहा हूँ कभी-कभी लिख भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। AC इक्वल टू हम लोग कुछ कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं कि सब तो ये बराबर है, ठीक है। यहाँ से A निकल के आ जाएगा, A का वैल्यू क्या आ जाएगा? ऐसा प्रश्न मैं सेम आपको बताया था। A/2 हो जाएगा, B का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? K/5, C का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? K/6। क्लियर है? अब देखिए जब वैल्यू आ गया तो वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ कहानी है नहीं। इसी वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। A का वैल्यू रख दे K/2, B का वैल्यू K/5 और C का और रख के 9C से डिवाइड करें, आपका आंसर जो है निकल जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो इसको आप लोग करेंगे, अगर नहीं होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। बाकी सॉल्व हो ही गया है, कुछ है नहीं खासा इसमें कहानी। साधारण ब्याज पे कौन सी राशि 5 वर्षों में 1860 रुपया और 7 वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगी? ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष में कितना होना चाहिए? 1860 और 7 में 2400, यानी एक आपको इंडिकेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 2 वर्षों का ब्याज जो है आपको बता दिया गया है। ठीक है, क्या बताया गया? क्योंकि 5 वर्ष में 1860 हो रहा है, 7 वर्ष में 2 वर्ष का डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग। 2 वर्ष का ब्याज क्या दिया गया है यहाँ पे? 2400 माइनस 1860 कितना बन जाएगा आपका? 540। ये बन जाएगा आपका 540 रुपया 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में चूंकि 540 रुपया हुआ, तो ऐसे में आप 1 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 वर्षों में ब्याज आप निकाल लिए 540 रुपया, तो आप चाहें तो 1 वर्ष का कितना निकल जाएगा? 1 वर्ष का निकल जाएगा इसका आधा, 270 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से 5 वर्ष का ब्याज तो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, 5 वर्ष का ब्याज आपको पता ही है। देखिए 5 वर्ष का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 वर्षों में धन इतना हो जा रहा है। ठीक है, ये बताया है मिश्र धन है, ये ब्याज नहीं है। ठीक है, 5 वर्ष में ब्याज एक्चुअली में कितना बनेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 वर्ष का निकल जाएगा। 5 जीरो 5 सतह 35, 3 5 दूना 10, 10 3 13। देखिए 1350 रुपया हो गया, कितना? 5 वर्षों का ब्याज हो गया। और देखिए यहाँ पे ये तो आपका मिश्र धन है, इसका मतलब मूलधन कितना हो जाएगा? तो 1860 में से 1350 को माइनस कर देंगे। आज देखिए थोड़े लिखावट में इशू आ रहा है तो आप लोग एडजस्ट करेंगे। तो ये जीरो, ये में से 5 गया 1, 8 में से 3 गया 5, यानी 510 रुपया आपका मूलधन आ गया। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक सोसाइटी में 400 लोगों में से 220 लोग चाय पसंद करते हैं, 180 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, 100 निवासियों को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ठीक है, तो प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे। कितने निवासी को दोनों में से केवल एक पे पसंद है? ठीक है, चलिए बहुत मुश्किल है नहीं, हम लोग हल करते हैं। 400 लोग हैं टोटल। ठीक है, कितने हैं टोटल? 400 लोग हैं इसमें। चाय पसंद करने वाले टी वाले कितने हैं? टी वाले जो है 220 हैं, 220। ठीक है, इसके अलावा देखिए कॉफ़ी वाले कितने हैं? कॉफ़ी वाले 180 हैं। ठीक है, चाय और कॉफ़ी दोनों वाले कितने हैं? टी यूनियन सी, जो दोनों पसंद करते हैं वैसे लोग हैं आपको 100 100। ठीक है, केवल जो है चाय पसंद करने वाले लोग कितने हो जाएंगे? केवल चाय, देखिए केवल चाय वाले 220 और 100 दोनों वाले, तो इसके मतलब केवल चाय वाला अगर पूछा जाए, ओनली टी, यहाँ पे ओ टी लिख देते हैं। ये देखिए लिखने में ही समस्या हो रहा है। 120 हो गया। ठीक है, ओनली टी। ओनली जो है कॉफ़ी 180 माइनस 100 80 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब दोनों पदार्थ में से केवल एक पसंद करने वाला का संख्या कितना हो गया? 120 प्लस 80 कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? 200, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए एलसीएम दिया गया है H1 का H,
HCF H1 का क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एच को भी आप एच इंटू वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वन को तो वन लिख ही सकते हैं। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है, इसका मतलब HCF आपका वन हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है डायोफैट्स किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डायोफैट्स, सही आंसर क्या हो जाएगा, संख्या सिद्धांत और बीजगणित। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक नोटबुक की कीमत 12 रुपये प्रति पीस है, एक रबड़ की कीमत 8 रुपये प्रति पीस है। आशीष ने नोटबुक और रबड़ पे 64 रुपये खर्च किए, खरीदी गई नोटबुक की संख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, तो देखिए नोटबुक और रबड़ पता नहीं है। नोटबुक का कीमत देखिए यहाँ पे 12 रुपये प्रति पीस दिया है, रबड़ का 8 रुपये दिया गया है। नोटबुक रबड़ दोनों खर्च करता है, अब कितना क्वांटिटी खरीदता है ये नहीं पता है। हम लोग मान लेते हैं कि नोटबुक जो है इन नोटबुक खरीदता है और आर जो है रबड़ खरीदता है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। देखिए यही बनेगा 12N कि 12 रुपये प्रति पीस है। टोटल नोटबुक का पैसा कितना खर्च हो जाएगा, 12N। चूंकि 18 रुपये प्रति पीस रबड़ है तो यहाँ पे 8R इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 64 रुपया। टोटल यही बनेगा। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बता रहा है आशीष ने नोटबुक रबड़ पे 64 रुपये खर्च, खरीदी गई नोटबुक की संख्या यानी एन ही आपको ज्ञात यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ से तो आपको ये अगला इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से देखें, यहाँ से 12N, यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, 8R इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 माइनस का 12N। ठीक है, अच्छा नोटबुक का संख्या ही बताना है ना, डिवाइड का ये कितना बन जाएगा, ये R इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए संख्या तो हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, कोई ना कोई पूर्ण संख्या ही आएगा। अब इन की जगह पे क्या रखेंगे कि पूर्णांक बन जाए। ठीक है, इन की जगह पे हम लोग अगर मान लीजिए 5 रखते हैं तो ये पूर्णांक बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 12×5 = 60 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, तो आर तो 1/2 आएगा नहीं। ठीक है, इन की जगह पे काम करते हैं हम लोग 4 रखते हैं, 12×4 = 48, 48 64 माइनस 48 कितना हो गया 64 माइनस 48, ये हो गया 14 में से 8 गया 6, और ये 5 में से 16 हो गया, 16/8 यानी 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आर जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हम लोग इन का वैल्यू क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, तो आर का वैल्यू 2 आ रहा है। यहाँ पे आंसर देखिए अपने को 4 दिख भी रहा था, इसलिए हम 4 ट्राई किए यहाँ पे और 4 आंसर अपना बन गया। ठीक है, ऑप्शन से यहाँ से आप लोग देख के बना सकते थे, मुश्किल है नहीं। बाकी 4 नहीं होता 3 रख के देखते, 7 रख के देखते। अगला देखिए क्या प्रश्न है, लिख रहा है कि 10% जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे कितने वर्षों में 6,000 रुपया कितना बन जाएगा, 7,260 रुपया बन जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपया 7,000, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का दर है। बस मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए टोटल मिश्र धन जो है कितना हो जाना चाहिए 7,260 रुपया। मूलधन आपका कितना है, आपके पास 6,000 रुपया है, कितना है 6,000। 1+R/100, आर कितना है 10 है, डिवाइड 100, पता नहीं टाइम जो है यही तो आपको निकालना है टी। यहाँ से आप निकाल नहीं लेंगे, सारा कुछ तो पता ही है, तो इधर डिवाइड करें, ये कितना हो जाएगा 7260 डिवाइड का ए पे 000 इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 110/100 और इसका पावर टी। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये देखेंगे तो ये जो है आपका 6 से 6 कम 6 100 नीचे आ जाएगा। ये 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6
यानी इधर लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 121/100 आ गया। अच्छा, 121/100 आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 11/10 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए 1 0 से 1 0 काट देते, 11/10 दिख रहा है, 11/10 और इसका पावर टी। यानी देखिए दोनों बेस सेम हो गया, तक हाथ भी सेम हो गया, यानी टी का वैल्यू कितना आ गया, 2 वर्ष। ठीक है, अगला देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है। बोल रहा है एक प्रबंधक एक कार्य सौंपता है और अस्पष्ट निर्देश देता है, कर्मचारी उसे पूरा करने में विफल रहता है। संचार के किस सिद्धांत पर सबसे अधिक उल्लंघन हुआ है? ठीक है, प्रेरणा, डिकोडिंग, अतिरेक, परिशुद्धता। कार्य सौंपता है, अस्पष्ट निर्देश दे देता है। निर्देश कैसा देता है, अस्पष्ट, इसका मतलब परिशुद्धता ही बन जाएगा। अगला देखिए, तकनीकी प्रगति के बावजूद कौन सा संचार अवरोध बने रहने की सबसे अधिक संभावना है? भौतिक अवरोध, सीमेंटिक अवरोध, चैनल ब्रेकडाउन या आंतरिक शोर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु के क्रय मूल्य पे 300% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो बढ़े हुए क्रय मूल्य के सापेक्ष नया प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बस घुमाने का प्रयास किया गया है। अब आप एज्यूम कर ले कि मान लीजिए कि क्रय मूल्य आपका 100 था। ठीक है, अब बोल रहा है कि खुदरा विक्रेता किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 300% का लाभ कमाता है। ठीक है, 300% का लाभ कमाएगा, का मतलब क्या हुआ, 300% लाभ यहाँ पे अगर निकाले हम लोग, 300/100 का मतलब 300 रुपये का लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका एसपी क्या बन जाएगा, 100 रुपया क्रय मूल्य था, 300 रुपये का लाभ कमा लिया, टोटल कितना हो गया, 400 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य 50% जो है बढ़ा दिया जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। ठीक है, तो बढ़े हुए क्रय मूल्य का सापेक्ष नया प्रतिशत लाभ बताइए क्या होगा? देखिए क्रय मूल्य अगर नया वाला न्यू लिख लेते हैं, न्यू सीपी। ठीक है, न्यू सीपी जो है, अगला से प्रॉब्लम नहीं आएगा जो आ जा रहा है प्रॉब्लम। तो 100 था पहले, 50% बढ़ गया तो कितना हो गया, 150 हो गया नया वाला सीपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विक्रय मूल्य तो वही रहेगा। ठीक है, तो एसपी तो 400 ही रहेगा, फिर कितना हो गया, 400। देखिए यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, 250 रुपये का। ठीक है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 250 डिवाइड 150 इंटू 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 5 दिए 15, 50 25 जीरो, 500/3 यानी 166। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दिन देखता हूँ मैं तो कम्युनिकेशन का एक आपको क्लास जो है, एक आपको समझा देता हूँ कम्युनिकेशन में क्या समझना होता है, बेसिक बेसिक, बहुत मुश्किल नहीं होता है। बाकी देखिए ज़्यादातर प्रॉब्लम मैथमेटिक रीजनिंग में ही आता है। एक स्कूल शिक्षक और छात्रों का अनुपात 3:25 है। यदि 5 और शिक्षक शामिल हो जाते हैं और 10 छात्र छोड़ देते हैं तो नया अनुपात ये हो जाता है। स्कूल में शुरू में शिक्षक और छात्रों की कुल संख्या कितनी थी बताइए? ठीक है, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपसे कराएगा, बाकी कहानी कुछ नहीं। स्कूल में जो है शिक्षक और छात्रों का जो है अनुपात पहले दिया है। ठीक है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए शिक्षक और छात्रों का अनुपात दिया गया है कितना, शिक्षक 3x और छात्र मान लीजिए 25x है। ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 और नए शिक्षक शामिल हो जाते हैं, 10 छात्र छोड़ देते हैं। 5 शिक्षक शामिल हो जाते हैं यानी 3x + 5। ठीक है, और पहले से कितने, 25x छात्र थे, 10 छात्र चले जाते हैं यानी -10। तो रेशियो क्या बन जाता है, 4/23। बस आपका प्रश्न हल हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल ही जाएगा, x ही अननोन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आपका यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 140। ये आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2500 का 100, 4 दहा के 40। ठीक है, 23 तिया जो है आपका 69 हो जाएगा। चलिए कर ही देते हैं, ठीक है, कुछ लोग को दिक्कत होगा।
देखिए 23 में 3 से करेंगे, 23 दिया 69 एक्स प्लस 23 बच्चे 115 इक्वल टू 25 चौका 100 एक्स माइनस 4 दहा के 40। ठीक है, अब एक साइड एक्स को कर लेंगे। ठीक है, 115 और 40 कितना बन जाएगा, 155 इधर बन जाएगा। 100 एक्स है, इसमें से 69 आ जाएगा 31 एक्स, यानी देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपका 5 आ गया। एक्स का वैल्यू 5 आ गया तो आंसर तो ये हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक और छात्रों की संख्या, इसमें शिक्षक कितने हो जाएंगे 15, 5 दिए 15, और छात्र कितने हो जाएंगे 25। शिक्षक कितने हो जाएंगे 15 और छात्र कितने थे शुरू में 25, 25 25 125, 125 और 15 कितने हो गए आपके 140, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रहा है। एक राजनयिक जो है विभिन्न देशों के अधिकारियों को संबोधित करते समय सांस्कृतिक मानदंडों को ध्यान रखते हुए अपने संदेश को सावधानी पूर्वक संशोधित करता है। इसका उदाहरण है निष्क्रिय संचार का अंतर सांस्कृतिक संवेदनशीलता का, मुखर तटस्थता का या पार्श्व। तो देखिए क्योंकि वो सांस्कृतिक मानदंड को ध्यान में रख रहा है तो अंतर सांस्कृतिक संवेदनशीलता ही होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, अंतर व्यक्तित्व संचार में दृढ़ता और आक्रामकता में क्या अंतर है। लिख रहा है कि भावनात्मक जो है नियंत्रण बनाम भावनात्मक अभिव्यक्ति, निष्क्रिय स्वर बनाम प्रभावी स्वर, अपनी अभिव्यक्ति करते समय दूसरे के अधिकारों का सम्मान बनाम दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन, या मौखिक अन्याय बनाम गैर मौखिक विरोध। क्या बन जाएगा यहाँ पे, अंतर व्यक्तित्व संचार में दृढ़ता और आक्रामकता में क्या अंतर है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी ही, अपनी व्यक्ति करते समय दूसरे के अधिकारों का सम्मान बनाम दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का प्रकार मुख्य रूप से संगठनात्मक अधिगम और नवाचार का समर्थन करता है। डाउनवर्ड रिपोर्टिंग, सर्कुलर, पदानुक्रम के बीच खुला संवाद या निर्देशात्मक ज्ञापन। ये बन जाएगा पद अनुक्रमों के बीच खुला संवाद। अगला देखिए लिख रहा है कौन सा नेतृत्व संचार अभ्यास परिवर्तनकारी नेतृत्व से सर्वाधिक मेल खाता है, बताइए। एक प्रभावशाली दृष्टि प्रस्तुत करना और जो है याइयों को प्रेरित करना। अंतर व्यक्तित्व संचार में निम्न में से कौन सा तत्व संदेश के डिकोडिंग प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावित करता है, सबसे कम। प्राप्तकर्ता का भावनात्मक स्थिति, ये तो करेगा प्रभावित। प्रेषक का स्वर परिवर्तन, प्राप्तकर्ता का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, संचार चैनल बैंडविड्थ, ऑप्शन नंबर डी सबसे कम यही प्रभावित करेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न मैं आपको सॉल्व भी करने के लिए देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके आएंगे। अगला देखिए लिख रहा है बातचीत के समझ दिखाने और लहजे में नियंत्रण करने के लिए प्रतिद्वंदियों कथनों को पुनः व्यक्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। एंकरिंग बोलते हैं, मिररिंग बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। अगला देखिए, एक धातु के बक्से का बाहरी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 है, ऊंचाई 15 है। यदि बक्स की दीवारों पर 2 सेंटीमीटर मोटी है, बॉक्स बनने के प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन बताना है कितना होगा। चलिए मैथमेटिक्स का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे 30 20 और 15 इसका क्या दिया गया है, बाह्य आयतन दिया गया है। ठीक है, देखिए बाहरी दिया गया ना, लिख रहा गया बक्से का बाहरी, इसका आप लोग आयतन निकाल सकते हैं बिल्कुल। 30 गुने 20 गुने 15 इसका आयतन हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। ठीक है, अब दे रहा है कि बॉक्स की दीवारें 2 सेंटीमीटर मोटी है, कितनी है मोटी है 2 सेंटीमीटर। बॉक्स बनाने में धातु का प्रयोग कितना होगा। देखिए कोई बॉक्स होगा तो बीच में अंदर तो खाली होगा। ठीक है, तब हम लोग काम करते हैं आंतरिक उसका जो है डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो चूंकि 2 मीटर मोटी है तो 2 - 2 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ये 30 - 4 26 हो गया, ये 20 - 4 16 हो गया, और ये 15 - 4 11 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये निकल गया आपका जो है आंतरिक जो है आयतन कितना बन जाएगा 4576। ठीक है, तो अब यहाँ से धातु का आयतन क्या हो जाएगा, बस इसमें से घटा दे, 9000 - 4576, आंसर आ जाएगा आपका 4424। अगला देखिए क्या लिखा है,
स्थिर गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 240 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए क्या होगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे हम लोग हल अभी तक कर चुके हैं, आप लोग इजली हल भी कर सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कुछ तो पता नहीं है, मान लेते हैं हम लोग एक्स लंबाई है, एक्स मीटर। चाल भी नहीं पता है, चाल भी चलिए मान लेते हैं भी मीटर पर सेकेंड। बाकी ये सब बिना माने हुए भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि चलती हुई एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, प्लेटफॉर्म कितना है 150 मीटर का, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, एक हम लोग जूम किए हैं, एक्स प्लस 150। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और टाइम कितना 12 सेकंड लग रहा है, ये स्पीड निकल जाएगा भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा प्लेटफॉर्म देखिए 240 मीटर लंबा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई एक, प्लेटफॉर्म का लंबाई 240, और इसको कितना देर में 18 सेकंड में पार करता है, स्पीड तो वही रहेगा, भी हो जाएगा। देखिए दो इक्वेशन मिला, दो अननोन मिला, बिल्कुल आप लोग यहाँ से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी तो यहाँ से ऐसे ही आप लोग पहला को दूसरा से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, एक्स का वैल्यू आप लोग निकालेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ से बनेगा 30। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है आप लोग क्वेश्चन नंबर ये 92 कमेंट कर देंगे, हम पूरा इसको सॉल्व कर देंगे। इसमें देखिए त्रिभुज बताना है, ये भी आप लोग बताएंगे काउंट करके, त्रिभुज इसमें कितना बनेगा। तो देखिए त्रिभुज कितना बनेगा, इसके लिए मैं क्या बोला था, आप लोग इसका नामकरण कर लेंगे। ठीक है, नामकरण कर लेंगे, जैसे स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से, ए हो गया, ये पॉइंट को बी, ये सी, ठीक है, ये डी हो गया, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज आपको क्लियरली सब दिखेगा। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं इसको इजीली। देखिए ए बी और सी में देखिए एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन त्रिभुज तो यहीं पे हो गया। इसके बाद देखिए इसमें दो, पाँच, एक ये बड़ा वाला छः, एक बड़ा वाला सात हो गया, आठ, नौ, ठीक है, बड़ा वाला 10, 11, ये हो गया 12। ठीक है, फिर उसके बाद ये टोटल को ऐड किए 13। ठीक है, ये बड़े वाले टोटल को ऐड करके 14, ये बड़ा वाला 15। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे दिख रहा है 16। ठीक है, 17 आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप लोग काउंट करेंगे एक बार। ठीक है, अगला देखते हैं। एक जो है टीम लीडर विचार मंथन सत्र के दौरान आइए सभी संभावित विकल्प के एक साथ विचार करें, वाक्यांश में प्रयोग करता है, ये संचार गुण को दर्शाता है। इसको सत्तावादी, निष्क्रिय, अनुनय, सहयोगात्मक या रक्षात्मक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सहयोगात्मक। ठीक है, आइए सभी, आइए जो है सहयोगात्मक को ही दर्शा रहा है। अगला देखिए, तो कुछ ही प्रश्न शेष रह गए, थोड़ा सा और धैर्य बना के रहेंगे, अब जल्दी हम लोग टेस्ट समाप्त करेंगे। इसके बाद एक टेस्ट और कराया जाएगा आपको। अच्छा, कल आपको टेस्ट भी दिया गया था टेलीग्राम और सभी चैनल पे, तो 3 टेस्ट में अभी तक आपको जो है प्रोवाइड कर दिया, तो 2 टेस्ट और आपको मिलेगा अभी, तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करेंगे फुल लेंथ का टेस्ट एग्जाम में जाने से पहले। कैसे अटेम्प्ट करना है आपको पता ही है, OMR सीट पे आपको सभी को अटेम्प्ट करना है, बाकी आंसर की दिया जाएगा, उससे आप लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, बाकी कहानी सब मैं बता ही चुका हूँ। निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यावसायिक संचार में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम, देखिए जहाँ सर्वोत्तम बोलेगा आपको सारा स्टेटमेंट पढ़ना होगा, सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है। मैं परिणामों की परवाह किए बिना जो महसूस करता हूँ वही करता हूँ। मैं अपने संदेश को इस आधार पर ढालता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और वो कैसे महसूस कर सकते हैं। मैं व्यावसायिक परिस्थितियों में भावनाओं को व्यक्त करने से बचता हूँ। मैं अधिकार स्थापित करने के लिए बातचीत पे हावी रहता हूँ। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैं अपने संदेशों को इस आधार पर ढालता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और कैसा वो महसूस कर। अगला देखिए, टीम सेंटिंग, सेंटिंग में कौन सा व्यवहार पारस्परिक संचार के व्यवधान का संकेत देता है। स्वस्थ असहमति, प्रत्येक प्रश्न के बाद मौन, रचनात्मक आलोचना या संवाद के बाद जो है सहमति। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्रश्न के बाद मौन।
अंतर व्यक्तिगत संघर्ष प्रबंधन में कौन सी रणनीतिक आत्मविश्वास और सहयोग के बीच सर्वोत्तम संतुलन स्थापित करती है? टालना, प्रतिस्पर्धा करना, सहयोग करना या समायोजन करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सहयोग के बीच सर्वोत्तम संतुलन सहयोग ही करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल मीटिंग के संचार स्पष्टता का सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ाता है? वर्चुअल मीटिंग करेंगे उसी के बारे में है। इमोजी और रिएक्शन का उपयोग करें, तकनीकी शब्दावली का अधिक उपयोग करें, पूर्व साझा एजेंडा और संचारित रूप से बोलने की बारी, मल्टीटास्किंग को प्रोत्साहित। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। पूर्व साझा एजेंडा कोई हो और बोलने की बारी बारी से तो अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। व्यंजन एक दिया गया, इसका गुणनखंड बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखा गया है कि क्यूब दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? क्यूब। ठीक। इस ऑप्शन में देखिए किसी ना किसी का क्यूब ही होगा। आप चाहें तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, या इसका एक और मेथड होता है हार्डर फैक्टर जो है, जो आप लोग कुछ लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें जो है आप वैल्यू जूम करें, एक्स के जगह पे मान लीजिए 1 रख के देखें किस वैल्यू पे जो है ये प्रोड्यूस करेगा 0। एक्स प्लस यहाँ पे वाई है। जैसे आप लोग काम करें, पहला कहीं ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे अपने को दिख रहा है 27 दिख रहा है। तो 3 3 का 9 3 27। आपको पता है ए प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू यानी 3x का क्यू यानी 27x का क्यू ही आएगा। बी क्यू यानी 125y का क्यू। 5 3 15। ठीक है, 3a² भी होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, और 9 दूनी 18, 18 जो है 3a² बी होता है, यही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, तो फिर भी लिख देता हूँ, आज थोड़ा सा लिखने में इशू आ रहा है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का अगर क्यू है तो क्या होता है? एक्स क्यू प्लस वाई का क्यू, ये क्यूब है। ठीक है, मैं लिखना चाह रहा हूँ कुछ और, लिखा रहा है कुछ और। 3 अभी x² वाई प्लस 3 3a² बी प्लस 3ab², 3ab²। ठीक है, यही है। इसी फॉर्मूला पे देखिए हमको सीधा दिख रहा है रिजल्टेंट, यही तो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए x² यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बन गया आपका 3 से 27x³, 5 से 125। और यहाँ पे देखिए तो ये बन जाएगा 3 3 का 9, 9 5 45, 45 या 135 होता है। और यहाँ पे देखिए तो ये x की जगह पे क्या है? 3 है, और y की जगह पे 5 है, तो 5 25, 25 या 75, 25 75 या 225। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगला देखिए, यह x-4x+1 किस बहुपद का गुणनखंड है? ठीक है, और ऐसा सेम प्रश्न आपको मैं पिछला टेस्ट में बनाया था। ठीक है, बताया था, और वही वैसे ही प्रश्न है। इसके चेक करने के लिए क्या करना होगा? इसके शून्य को चेक कर लीजिए किसमें 0 आएगा। और ऐसे प्रश्न में मैं क्या बोला था कि अक्सर ऑप्शन बनाने वाला क्या करता है, डी से आप चेक कीजिएगा तो ज़्यादा आप बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि आखिरी में डालता है। क्योंकि आप पहला चेक करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, फिर चौथा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले चौथा ही ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए, ये इसके जगह पे 4 रख के देखते हैं कि ये वैल्यू जो है 0 प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं किसको? ऑप्शन डी को। एक्स की जगह पे अगर 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका कितना होता है? 64। ठीक है, तो ये 64 हो जाएगा। माइनस 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 हो गया। माइनस का 4 और प्लस का 4, 0 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, सारा कट गया। अब ये भी चेक करके देख लेना होगा ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक्स इजकल टू -1, -1 रख के देखें, 0 प्रोड्यूस कर रहा है तो आंसर तो अपना यही बन जाएगा। अगर 0 प्रोड्यूस नहीं करता है तो फिर हम लोग सी को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स इजकल टू -1 रखेंगे तो -1 का क्यू क्या हो गया? -1 माइनस x-x+1 का देखें तो -1 का स्क्वायर 1 ही बचेगा, ये 4 हो जाएगा। माइनस जो है 1, ये +1 हो जाएगा, +4, ये भी 0 दे दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी ही सही बन गया। ठीक है, चलिए लेक्चर को आप लोग शेयर वगैरह कर देंगे। इस तरह से टेस्ट नंबर जो है आपका ये 13 समाप्त हुआ। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा इसका हम लोग सीसेट देखेंगे। ठीक है, अगले दिन आपको मिलेगा।
अभी जो है शाम के टाइम ही आपको, चूँकि ये ऑफ़लाइन वीडियो आपको मिल रहा है, रिकॉर्ड मैं आज ही कर रहा हूँ। लेकिन आपको ऑफ़लाइन फ़ॉर्मेट में, चूँकि मैं सब आपको बता ही चुका हूँ, आप लोग जो कनेक्टेड है चैनल से, थोड़ा मेडिकल कंडीशन से अभी हम जो है सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा विकट परिस्थिति है। बाकी चलिए, काम तो करना ही है। बाकी आगे चल के मैं बताया हूँ कि बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। अभी के लिए जो मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी से। आगे चल के आपके लिए बेहतर काम करने का पूरा प्रयत्न और प्रयास रहेगा, और बहुत बेहतर करेंगे भी, ठीक है? एक काम ज़रूर आप लोग करेंगे, चैनल को फ़ॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है, जो भी टेस्ट अभी दिया जा रहा है, ठीक है? देखिए, जो लोग ग्रुप में हैं उनको तो ऑलरेडी टेस्ट हम लोग जो है प्रोवाइड उसको कर ही रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट आपको दिया जा रहा है, 3 टेस्ट अभी तक दे चुके हैं, अलग-अलग जो है टेस्ट आपको मिला है, बेहतर-बेहतर टेस्ट मिला है, तो और 1-2 टेस्ट मिलेगा, तो उसको आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले 1-2 टेस्ट और आप अटेम्प्ट कर लेंगे, जो लोग अभी तक अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोग तो 3 टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे, 2 अटेम्प्ट कर लेंगे, 5 काफ़ी होगा, बाकी मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, ठीक है? चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है? और आज का लेक्चर में थोड़ा-सा त्रुटि ये रहा कि लिखने में थोड़ा इश्यू आ रहा था। अभी भी देख सकते हैं, मैं जो लिखना चाहता हूँ, वो सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब बोर्ड में इश्यू आ गया है, बाकी अगले लेक्चर से नहीं आएगा। चलिए, लेक्चर को शेयर वगैरह कर देंगे, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।